हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, हमारी यूनिट चल रही है, चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देखिए आप। उसके बाद हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बच्चों? दिस इज अ साइकिल विच अकर्स इन फीमेल प्राइमेट्स। ये साइकिल किस में होती है? फीमेल प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स मीन्स ह्यूमन, मंकीज, एप किसके अंदर आते हैं? प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं। तो उन सभी की फीमेल में एक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या बच्चों? दिस इज साइक्लिक चेंजेस। ये क्या होते हैं? साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और वो भी मेनली किसमें? यूट्रस में होने वाले कुछ चेंजेस जो साइकिल की फॉर्म में होते हैं, मींस रिपीट होते हैं, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। दिस साइकिल इज ऑफ 28 to 29 डेज। कितने दिन की होती है ये साइकिल? 28 से 29 डेज की होती है। और इन 28-29 डेज में कुछ चेंजेस आते हैं यूट्रस में, ओवरी में और कुछ हार्मोनल लेवल में। इन सारी चीजों को जानेंगे कि कौन से हार्मोन का लेवल कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, एंड जो यूट्रस है, यूट्रस में क्या चेंज आता है, ओवरी में क्या चेंज आता है, एग बनना। इस साइकिल का पर्पज क्या है? एक एग रिलीज होना या एक एग बनना, एग या ओवम। और उस ओवम का क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तब ये साइकिल होगी, मेंस्ट्रुएशन होगा, ये साइकिल रिपीट होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दिस साइकिल स्टॉप। ये क्या होती है? उतने टाइम के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ये साइकिल रुक जाती है। तो साइक्लिक चेंजेस की एक सीरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के, वो भी प्राइमेट्स की फीमेल, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों पहली जो होती है वो प्यूबर्टी आने पर होती है। अबाउट 11, 12 या 13 ईयर्स की एज में फीमेल में एक साइकिल स्टार्ट होती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और फर्स्ट उसी टाइम पर होती है, प्यूबर्टी के टाइम पर। जब फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी उसको बोलेंगे मीनार्क। और अबाउट 45 to 50 ईयर्स की एज में फीमेल में ये साइकिल स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। तो स्टार्टिंग को क्या कहेंगे? मेनार्क, और खत्म होने को या बंद होने को क्या कहेंगे? रुक जाने को मेनोपॉज, जो कि 45 और 50 ईयर्स में हो जाती है। 28 से 29 डेज की साइकिल है और इसमें एक ओवम या एक एग बनता है। वी हैव 2 ओवरीज। फीमेल के पास कितनी ओवरी है? 2 ओवरी है। उनमें से एक साइकिल में यानी एक मंथ में केवल एक ओवरी एक एग बनाती है, अल्टरनेटिवली नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी एग बनाती है। तो एक एग या एक ओवम इस साइकिल में रिलीज होता है। ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं। ओवम किस कंडीशन में या किस स्टेज में रिलीज हो जाता है ओवरी से? सेकेंडरी oocyte स्टेज में, जो हम oogenesis में पढ़ के आए हैं कि प्राइमरी oocyte बनती है पहले, oogonia होते हैं पहले, oogonia से प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज में वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है ओवरी से। अब 3 फेज है बच्चों पूरी साइकिल में। कितनी फेज है? 3। फर्स्ट फेज कौन सी आती है? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरी फेज फोलिकुलर फेज, एंड द थर्ड और लास्ट इज ल्यूटियल फेज। तो तीनों फेज में क्या क्या होगा, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली फेज जो है वो है मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर इसको और क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज। पहली फेज 3 से 5 दिन की होती है जिसको मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज कहते हैं। इस फेज में होता क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग बना और उसका वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होता है? जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो क्या हुई? थिक होती है। हर मंथ यूट्रस में आपने पढ़ा 3 लेयर होती है मसल्स की। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, और बाहर की तरफ ये 3। यूट्रस में 3 लाइनिंग है मसल्स की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम है इसका काम है इस साइकिल में क्या होना? हर मंथ थिक होती है। यहाँ आकर कुछ ब्लड वेसल्स डिपॉजिट होती है जिससे ये लाइनिंग थिक हो जाती है हर मंथ। अब जब ये थिक हुई, ये किसके लिए प्रिपरेशन होती है? फर्टिलाइजेशन के लिए, कि भाई एग बन रहा है, उसके पास स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी में क्या होगा? जो जाइगोट बनेगा वो इसी लाइनिंग में एम्बेडेड होता है, यानी जाइगोट आके यहाँ धस जाता है, एम्बेडिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
तो इम्प्लांटेशन होने के लिए ये अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। तो उस तैयारी का एक पार्ट है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का क्या होना, थिक होना। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसकी कोई नीड नहीं है, तो ये लाइनिंग रप्चर हो जाती है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग का रप्चर होना और जो इसमें ब्लड वेसल्स है उनका टूटना, और ब्लड और एक सब्सटेंस होता है, थिक सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं म्यूकस। तो म्यूकस और ब्लड दोनों वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं, और वो किसकी फॉर्म में, ब्लीडिंग की फॉर्म में। उस फेज को कहेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। पहली फेज है ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हैं इसको। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बोल सकते हैं, पीरियड्स भी बोल सकते हैं, जो अबाउट 3 to 5 डेज के लिए होते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो क्या रहा है इसमें, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो रहा है। ये शुरू के 3 से 5 दिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग का टूटना एंड ब्लड वेसल्स का टूटना, और फिर म्यूकस और ब्लड का वेजाइना के थ्रू बाहर आना ब्लीडिंग की फॉर्म में। अब ये जो ब्लड आता है बच्चों, इसमें भी आप याद रखना 80% ब्लड होता है आर्टीरियल ब्लड और 20% ब्लड होता है वीनस ब्लड। इस ब्लड में, इस ब्लड के साथ क्या रिलीज होता है, ओवम या एग। जो एग है, जो बना था, हर मंथ बन रहा है, वो रिलीज हो गया इस ब्लीडिंग के साथ, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो एग रिलीज हो जाता है इस ब्लड के साथ। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चों, तो क्या होगा, ये वाली फेज नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। बिकॉज फिर क्या होगा, इस लाइनिंग को टूटना नहीं है, फिर इसको मेंटेन रखना है, क्योंकि वो जाइगोट ताकि इसी में इम्प्लांटेड होगा। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मे बी सम टाइम हो सकता है कि किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या कोई और अदर रीजन की वजह से भी हो सकता है स्टॉप, बट इन द मोस्ट ऑफ केसेस इन प्रेगनेंसी दिस साइकिल स्टॉप्स। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद सेकंड फेज आती है बच्चों, फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज है 5 से लेके 13 डेज तक, 3 to 5 डेज तक। तो क्या हो गई, पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। अब उसके बाद 5 से लेके 13 डेज तक जो फेज है उसको बोलते हैं फोलिकुलर फेज। क्यों कह रहे हैं बच्चों इसको फोलिकुलर फेज, या फिर प्रोलाइफरेटिव फेज भी कहते हैं इसको। यहाँ 2 मेजर चेंजेस आ रहे हैं। एक तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग रप्चर हुई थी फर्स्ट फेज में, इस फेज में वो प्रोलाइफरेट होनी शुरू होती है, मीन्स दोबारा बननी शुरू होती है। ये यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर से बननी शुरू होती है, यहाँ आके ब्लड वेसल्स डिपॉजिट होनी होती है शुरू। और दूसरा चेंज आता है फोलिकुलर फेज। क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो फोलिकल्स है ओवरी के अंदर, पहला एग तो क्या हुआ, रिलीज हो गया ब्लड के साथ। अब फोलिकल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं हमारी ओवरी में, वो फोलिकल्स मैच्योर होने शुरू होते हैं। और एक फोलिकल, कोई एक फोलिकल उनमें से प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शियरी, एंड देन 13 डेज या 14 डेज तक आते आते मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बन जाता है। सो फोलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, ग्राफियन फोलिकल बन रहा है प्राइमरी फोलिकल से। इसके अंदर क्या है बच्चों, प्राइमरी oocyte है। वो सारी चीजें हमने पहले पढ़ी है कि अंदर क्या है, oocyte है। उसको जोना पेलोसिडा सराउंड कर लेती है, ग्रेनुलोसा सेल्स का एक लेयर सराउंड करती है तो प्राइमरी फोलिकल, 2 लेयर सराउंड करती है सेकेंडरी फोलिकल, फिर टर्शियरी फोलिकल, और फिर उसमें एंट्रम कैविटी, फ्लूइड से भरी हुई एंट्रम कैविटी बन जाती थी मेच्योर, और थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बन जाते थे, तो वो बन जाता था मेच्योर ग्राफियन फोलिकल। तो फोलिकल का डेवलपमेंट हुआ इस स्टेज में, एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हुई दोबारा, एंड इसके साथ साथ अब इस फोलिकल के ग्रोथ करने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, FSH, जो किससे सीक्रेट हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। हमारे पास यहाँ 4 हार्मोन है, 2 हार्मोन पिट्यूटरी के और 2 हार्मोन हमारी ओवरी से सीक्रेट होने वाले। तो 2 हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं वो है FSH एंड LH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहले समझे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ करने के लिए, मींस फोलिकल से ग्राफियन फोलिकल बनवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, FSH। तो सीधी सी बात है, इस फेज में क्योंकि फोलिकल्स की ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, FSH। तो इस फेज में FSH का सीक्रेशन भी क्या होता है, बढ़ता है ग्रेजुअली। इस स्टार्टिंग के 13-14 डेज तक FSH का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो स्टिमुलेट करेगा किसको, ग्रोथ ऑफ फोलिकल, फोलिकल्स की ग्रोथ होगी और मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बनेगा। अब ये जो फोलिकल है ना बच्चों, इनसे एक हार्मोन बन रहा है ओवरी में, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी सीधी सी बात है, फोलिकल्स ग्रो कर रहे हैं तो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी इस फेज में क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन ग्राफ वाले भी बनते हैं, और किस हार्मोन का लेवल किस टाइम पर ज्यादा है और कम है वो हमें अच्छे से याद रखना है।
तो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी 3 से 5 दिन में कम है, बट उसके बाद बढ़ना शुरू होता है, 14 डेज तक जाते जाते अपने पीक लेवल पर होता है, मैक्सिमम होता है। फिर 14 डेज में आके क्या होगा बच्चों, और अब एक दो हार्मोन हो रहे हैं हमारे पास, LH और प्रोजेस्टेरोन। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल के ब्रेकडाउन और रप्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगी तो फटेगी और एग रिलीज करेगी, तो उसके लिए LH है। तो यहाँ तक LH का लेवल ठीक ठीक रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और 14 डेज पे आके मैक्सिमम होता है। LH का सीक्रेशन मैक्सिमम होगा 14th डे पे अबाउट, और उस टाइम पर होगा ओव्यूलेशन। इसको हम एक अलग फेज भी कह सकते हैं और ओव्यूलेशन एक स्टेप भी बोल सकते हैं। 4 फेज भी आप कह सकते हो और 3 भी। तो फोलिकुलर स्टेज के बाद ओव्यूलेटरी फेज आती है, मींस 14th डे क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और एग या ओवम या फिर कह सकते हैं यहाँ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte है ये। अभी तक हमने पढ़ा था जब स्पर्म आके इससे कांटेक्ट में आता है तो तब क्या होता है, वो अपना सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte से ओवम और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है। अभी ये कौन सी स्टेज है, सेकेंडरी oocyte, पर जनरली हम इसको बोल देते हैं ओवम या एग का रिलीज होना। तो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना और एग को रिलीज करना 14th डे, ये ओव्यूलेशन है। दिस स्टेप इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ जब LH अपने पीक लेवल पर है, इसको बोलते हैं LH सर्ज। जब LH पीक लेवल पर होता है तब ओव्यूलेशन होता है, जिसको कहेंगे LH सर्ज। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ है, इससे एग रिलीज होने के बाद जो पार्ट बचता है, यहाँ के बाद 14th डे के बाद शुरू होती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या है बच्चों, जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे बचा कुचा पार्ट एग निकलने के बाद उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन यहाँ से बढ़ेगा क्योंकि यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बना है। तो 14th डे के बाद प्रोजेस्टेरोन देखिए यहाँ कम है, और फिर यहाँ 14th डे के बाद इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। इसका क्या काम है, मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, इसको थिक तो हुई है इस फेज में, लेकिन इसको फिर फोलिकुलर फेज में थिक हो गई। अब इसको मेंटेन रखने का काम है प्रोजेस्टेरोन का। तो 14th डे के बाद 28 डेज तक ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, और सीक्रेशन ज़्यादा रहेगा तो ये लाइनिंग जो है ये मेंटेन रहेगी। LH और FSH का सीक्रेशन डाउन हो जाएगा, एस्ट्रोजन का भी डाउन हो जाएगा। अभी सिर्फ कौन सा हार्मोन ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरोन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए इस टाइम पीरियड तक, स्पर्म आ जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए, तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 4-5 मंथ तक मेंटेन रहता है और ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है। प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा, ये लाइनिंग ऐसे ही थिक रहेगी, मेंटेन रहेगी। और प्रेगनेंसी के लिए यहाँ क्योंकि आगे जाइगोट को इम्प्लांट होना है तो ये थिक होनी जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए। अब अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, और मैंने बोला 4.5-5 मंथ तक ये काम करेगा, उसके बाद बन जाती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करती है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट्स में, पीसेस में डीजनरेट हो जाएगी, एंड प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन डाउन हो जाएगा। ये लाइनिंग फिर से क्या होगी, रप्चर होगी, और फिर अगली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जिसको फिर पहली फेज आएगी अगली साइकिल की, जिसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, यानी फिर ब्लीडिंग होगी, ये लाइनिंग फिर टूट जाएगी, ब्रेक डाउन होगा इसका। अब कुछ डिसऑर्डर है बच्चों इससे रिलेटेड, जैसे कि एमेनोरिया, मेनोरेजिया एंड डिसमेनोरिया। एमेनोरिया किसको कहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी रीजन की वजह से ना हो, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोरेजिया किसको कहेंगे, एक्सेसिव ब्लीडिंग। और थर्ड है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल ब्लीडिंग या पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेज। सो बच्चों दिस इज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या है हमारे पास, 4 फेज है या कहिए 3 फेज है। पहली मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन की होती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। सेकेंड फोलिकुलर फेज, ये 13 डे तक होती है। इसमें क्या होगा, फोलिकल्स ग्रो करेंगे, ग्राफियन फोलिकल बनेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, FSH का भी लेवल बढ़ेगा। FSH बढ़ाएगा किसको, फोलिकल्स को, और फोलिकल क्या करेंगे, एस्ट्रोजन को सीक्रेट कराएंगे, तो इसका लेवल बढ़ेगा। 14th डे पे आके LH का सीक्रेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर होगा, जिसको LH सर्ज कहेंगे, और ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज होगा। आफ्टर दैट ल्यूटियल फेज होगी। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ग्राफियन फोलिकल के बचे कुचे पार्ट से, और वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन से ये लाइनिंग मेंटेन रहेगी। सो बच्चों इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एग्स, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।